बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ अतीक फैज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक बहरी जहाज़ के मुतल्लिक चंद पोशीदा हक़ाइक़ के बारे में, जो कि उन बच जाने वाले चशमदीद गवाहों की ज़बानी हम तक पहुँचे या रिसर्चर्स की अनथक रिसर्च के बाद हमें मालूम हुए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मौजूद नाज़रीन, आज से तकरीबन 112 साल कबल उस वक्त की तमाम तर जदीद सहूलतों से मुज़य्यन टाइटैनिक नामी जहाज़, जिसको तैयार करने में तकरीबन 2 से 2.5 साल लगे, 15 अप्रैल 1912 ईस्वी में बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में अपना पहला सफ़र कर रहा था। इसमें सवार लोग अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हों में से एक हसीन सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तकरीबन 2 या 3 दिन की मुसाफत के बाद जब यह देव हेकल जहाज़ कनाडा के न्यू फाउंडलैंड जजीरा से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच रात के पहर सफ़र कर रहा था कि जहाज़ एक बर्फ़ानी तोदे यानी आइसबर्ग से टकराया और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक डूबता रहा। इस बड़े जहाज़ और तकरीबन 1500 से ज़ायद मुसाफरों के डूब जाने की तशवीशनाक सूरत हाल पर दुनिया के रिसर्चर्स तिलमिला उठे और इसकी मज़ीद तहकीक के लिए इसके मलबा की तलाश में निकले और तकरीबन 3800 मीटर गहराई में बहरे ओकियानूस के बॉटम में पड़े रैक के बारे में छानबीन की। इस जहाज़ के डूब जाने का हकीकी रिकॉर्ड उन चशमदीद गवाहों के पास था जिन्होंने काले, गहरे और ठंडे पानी में छलांगें लगाईं और जहाज़ के आइसबर्ग से टकराने से लेकर इसके मुकम्मल डूब जाने तक के वाक़या को अपनी आंखों से देखा। और ये वो लोग थे जिनको पहली रेस्क्यू शिप कार्पेथिया ने बचाया, जो टाइटैनिक के डूब जाने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची। यही वो बच जाने वाले लोग थे जिन्होंने रिसर्च टीम को बतलाया कि जहाज़ बर्फानी तोदे से टकराया था, जिसकी तहकीक मौके पर जाकर की गई, जहां पर रेड पेंट के निशानात भी बर्फानी तोदे पर लगे हुए थे। इसी तहकीकी टीम ने रिपोर्ट में लिखा था कि आइसबर्ग की टक्कर से जहाज़ के निचले हिस्से पर तकरीबन 300 फुट बड़ा सुराख हो गया था, जिस वजह से पानी जहाज़ के अंदर दाखिल हो गया, यानी कि जहाज़ की दाएं जानिब का 1/3 हिस्सा फट गया था। लेकिन रिसर्चर ने कहा कि अगर जहाज़ पर इतना बड़ा सुराख हो गया था तो जहाज़ को डूबने में 2-3 घंटे नहीं बल्कि 2 या 3 मिनट लगने चाहिए थे। इसी परेशानी और कशमकश ने रिसर्चर्स को मलबे तक जाने के लिए मजबूर किया और आखिरकार 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढने के बाद मिल गया, जो कि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। दोनों हिस्सों के दरमियान तकरीबन 4000 फुट का फासला था। एक रिसर्चिंग टीम ने, जो कि अंडर सुपरविजन पॉल हेनरी नार्शे नामी एक शख्स के, इस मलबे तक गई थी और जब उन्होंने इस जहाज़ की दाईं साइड का विजिट किया जो आइसबर्ग से टकराई थी, तो उन्हें इस पर कोई बड़ा 300 फुट का सुराख नज़र ना आया, बल्कि एक 300 फुट की दरार देखी, जिसका तजिया किया गया तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 30 फुट सुराख हो तो 370 गैलन वाटर पर सेकंड जहाज़ में दाखिल हो सकता था। अगर ये कैलकुलेशन मद्देनज़र रखी जाए तो पता चलता है कि सारे जहाज़ में पानी भरने का वक्त 2 से 2.5 घंटे तक हो सकता है, जो कि 300 फुट की बजाय 30 फुट का हिसाब दुरुस्त साबित होता है। जिससे ये एक मिस्ट्री भी हल हो गई कि जहाज़ पर 300 फुट का सुराख नहीं बल्कि 30 फुट की दरार पड़ी थी, जिसकी वजह से जहाज़ 2 या 3 मिनट की बजाय 2 से 2.5 घंटों में करके आब हुआ। इसके अलावा रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कुन थी कि जहाज़ का अगला हिस्सा, जिसे बाव कहते हैं, और जहाज़ के पिछले हिस्से, जिसे स्टर्न कहते हैं, की निस्बत अच्छी हालत में था और इन दोनों हिस्सों के दरमियान 4000 फीट का इतना फासला क्यों पैदा हुआ। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए हाई टेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। इस स्कैनर्स के जरिए ली गई तस्वीर को जब 3D शेप में कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि स्टर्न यानी पिछले हिस्से का तमाम तर पार्ट्स आपस में इस तरह घुसे हुए थे जैसे ये लोहे से नहीं बल्कि कागज से मिलकर बने हैं और इसके पार्ट्स बिखरे पड़े हैं। इसके बारे में रिसर्चर्स की तहकीक ये थी कि जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो वो एंटी क्लॉकवाइज 80 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से पानी के अंदर घूमते हुए जाना शुरू हो गया, जिस वजह से पानी की फोर्स इस पर असरअंदाज हुई तो इसके लूज पार्ट्स इससे जुदा होना शुरू हो और इसी स्पीड के साथ जब जहाज का ये हिस्सा बॉटम पर लगा तो इसके तमाम तर हिस्से एक दूसरे के अंदर धंस गए। अब अगले हिस्से की बात की जाए तो पता चलता है कि शिप्स का अगला हिस्सा हाइड्रोडायनम होता है, जो पानी को आसानी से काट सकता है, यानी शिप पानी पर चलती है तो ये पानी को काटती हुई जाती है। इस वजह से इस पर पानी की फोर्सेज का कम असर हुआ और वो अपनी धीमी रफ्तार से बॉटम की तरफ बढ़ता गया और इसी रफ्तार से बॉटम के साथ टकराया, जिसके साथ उसको कम नुकसान हुआ और इस तरह ये मिस्ट्री भी हल हो गई।
اب ایک اور سوال یہ کہ ٹائٹینک شپ کس وقت دو حصوں میں تقسیم ہوئی؟ اس کے بارے جو ایک مشہور بات یہ ہے کہ ٹائٹینک سطح سمندر پر ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس بارے میں تجزیات اور سونار سکینر کی مدد سے جو تصاویر لی گئی تھیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شک ٹائٹینک سطح سمندر پر ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن یہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے الگ سطح سمندر پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ سٹرن کی تمام تر اشیاء جس میں کافی مگ، پلیٹیں و دیگر ذاتی سامان جو ملا ہے وہ سٹرن کے ارد گرد تقریباً 3.2 مربع کلومیٹر کے ایریا پر بکھرا ہوا پایا گیا تھا، جو کہ سطح سمندر پر جہاز کے دو حصوں میں تقسیم ہو جانے کے حساب سے پورا نہیں اترتا، بلکہ 3.2 مربع کلومیٹر کے رقبہ سے کہیں زیادہ دور سامان کو گرنا چاہیے تھا اگر جہاز دو حصوں میں سطح سمندر پر ہی تقسیم ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ جہاز سمندر کے اندر آ کر ہی دو حصوں میں تقسیم ہوا، نہ کہ سمندر کی اوپری سطح پر۔ تو اس طرح ایک اور مسٹری حل ہوئی۔ تو معزز ناظرین، اس طرح ہم نے بات کی ٹائٹینک کے چند چھپے رازوں کے بارے میں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔